हेलो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीएससी पेट एग्ज़ाम 2022-23 में मैं भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक के साथ में उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले अगर आप लोग एग्ज़ाम प्रेप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता का मतलब मानव किस प्रकार अपना उत्तरोत्तर विकास किया, जबकि संस्कृति उसका अंग है, जैसे उसके रीति रिवाज, रहन सहन आदि। विश्व में अब तक 4 सभ्यताएं सामने आई हैं: मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र देश की सभ्यता, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता। इतिहास का वर्णन। इतिहास को 3 भागों में वर्णित किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास काल। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मनुष्य की घटनाओं से संबंधित कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, अर्थात जिस काल में मनुष्य ने अपने घटनाओं का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, या उस काल का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। और आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, तो ऐसे काल का अध्ययन आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात जिस काल में मानव घटनाओं से संबंधित लिखित विवरण तो मिले हैं लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसका अध्ययन जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है। और इतिहास काल। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहते हैं जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया जाता है, और आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। और सिंधु घाटी के लोग अपने मन के विचारों को चित्र के माध्यम से दर्शाते थे, इसीलिए इनकी जो लिपि है वह भाव चित्रात्मक लिपि है। यह लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और यह 1 से अधिक पंक्तियों में यह लिखी जाती थी। तो जो पहली पंक्ति होती थी वह दाएं से बाईं ओर, और दूसरी पंक्ति जो है बाईं से दाएं ओर लिखी जाती थी, जो कुछ इस प्रकार से वो लिपि होती थी। और इस लिपि को सर्पिली लिपि भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जानेंगे कि उसका समय क्या था, कब से कब तक माना जाता है। तो रेडियो कार्बन पद्धति C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि माना गया है वह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में यह माना गया है कि जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन वस्तु मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है वह त्रिभुजाकार है। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांदापुरा स्थल जो चिनाब नदी के तट पर स्थित है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, और दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित है महाराष्ट्र
और सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर स्थित है, बलूचिस्तान में। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की बुनियादी जानकारी दी। चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा सभ्यता की बुनियादी जो जानकारी थी दी, लेकिन उन्होंने 1842 में एक लेख प्रकाशित किया जिस पत्रिका का नाम नैरेटिव ऑफ जर्नीज था, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में एक प्राचीनतम नगर है और उस नगर का नाम हड़प्पा है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान का ही खोज किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा। 1851 ईस्वी से 1853 ईस्वी में एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वेक्षण किया और इन्हें ही भारत को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 ईस्वी में हड़प्पा का मानचित्र जारी किया और इन्हें भारत के पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1861 में इन्हीं के द्वारा किया गया। 1902 ईस्वी में कर्जन द्वारा इसका नाम बदलकर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया और 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, जिनकी अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। तो सबसे पहले हड़प्पा की खोज किस व्यक्ति ने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। किसके अध्यक्षता में? जॉन मार्शल के अध्यक्षता में, जो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। अगला टॉपिक है नामाकरण। प्रारंभ में जितने भी स्थल खोजे गए वे सभी नदियों के किनारे पाए जा रहे थे, जैसे नील नदी की सभ्यता, होंगहो नदी की सभ्यता। ऐसे ही भारत की जो सभ्यता थी वो भी सिंधु नदी के किनारे थी, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इससे संबंधित मिलती जुलती कुछ सरस्वती नदी के किनारे भी पाया गया था। और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वह था हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थान सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज किसने किया था? सबसे पहले राम बहादुर दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में किया था, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। उद्भव, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ? तो इसके बारे में विभिन्न मत हैं, देसी मत और विदेशी पुरातत्व शास्त्रियों के जो मत हैं। इसके बारे में कुछ विदेशी मत भी हैं पुरातत्वविदों का और कुछ देसी मत भी हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता मुख्यतः द्रविड़ जाति के लोग माने जाते हैं और यह तर्क जो है राखल दास बनर्जी ने दिया है। राखल दास बनर्जी जी ने कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्यतः निर्माता हैं वह द्रविड़ जाति के लोग हैं। और इसके उद्भव के बारे में जो विदेशी और स्थानीय मत हैं, विदेशियों का कहना है कि इसका उद्भव सुमेरियन सभ्यता से
हुई है। मेसोपोटामिया के अंदर सुमेरियन सभ्यता एक है, जिसके यह जो है उद्भव बताते हैं कि इस सुमेरियन सभ्यता से इस सभ्यता का उद्भव हुआ है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि इसका निर्माण जो है भारत में ही हुआ है। विदेशियों का मत है कि जिस प्रकार सुमेरियन सभ्यता में भवन पाए गए हैं, उसी प्रकार से भारत में भी पाए गए हैं। और मोहरों का प्रयोग वो सुमेरियन लोग भी करते थे, और भारत के में भी मोहरों का यूज मिलता है। लेकिन स्थानीय लोगों का मत है कि भवन के साथ में जो नाली निर्माण व्यवस्था है वह सुमेरियन सभ्यता से बिल्कुल अलग है, और मोहरों की क्वालिटी भी उनसे अलग है। तो इस प्रकार से विदेशी और स्थानीय लोगों का अपना अपना मत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में द्रविड़ जाति के लोग थे। यह तर्क जो है राखल दास बनर्जी ने दिया, और यह सबसे ज़्यादा मान्य भी है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय स्वरूप विकास प्रारंभ होता है, और नगर की विशेषताएं होती हैं कि पक्के भवन होना, सड़कें चौड़ी होना, नालियों की व्यवस्था होना, ये सारी सुविधाएं सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। साथ साथ नगर जो कि व्यवसाय प्रमुख होना चाहिए, वह भी सभ्यता में मौजूद थी। तो इस प्रकार से यह एक नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता है। और कांस्य युगीन सभ्यता, कांसे का प्रयोग जिस सभ्यता के दौरान किया गया उसे सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अर्थात यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें कांसे का प्रयोग मिलता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और इस सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया धातु जो है तांबा था, और तांबा और टीन मिलाकर के कांसा बनाया गया। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस सभ्यता की कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। और जानकारी तो मिली है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। तो ऐसे सभ्यता का अध्ययन ऐतिहासिक के अंतर्गत किया जाता है। और इस सभ्यता के लोग बहुत शांति प्रिय लोग थे, और यह सभ्यता व्यवसाय प्रधान थी, जिसमें कृषि को प्रधानता दिया गया, और शहरें जो हैं व्यापारिक क्षेत्र में आती थीं। इस सभ्यता से किसी प्रकार के युद्ध, लड़ाई झगड़े जैसा कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली है, इसीलिए इस सभ्यता को ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय लोग थे। और विस्तारित सभ्यता है, और इस सभ्यता का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में था। इस सभ्यता के स्थल 3 देशों में पाए जाते हैं: भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इस सभ्यता का जो विस्तार था वो बहुत बड़े क्षेत्र में था, जितनी कि मिस्र और नील नदी सभ्यता मिलाकर उससे भी कई गुनी बड़ी सभ्यता जो है हमारी सिंधु सभ्यता थी। और इसके विभिन्न आधार थे, जैसे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। राजनीतिक, क्योंकि कोई लिखित विवरण तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक, तो यह अनुमानित ही है। और आर्थिक और राजनीतिक की जो भी जानकारियाँ हैं सब अनुमानित हैं। और सामाजिक, जैसे वहाँ से कुछ इसके बारे में निश्चित नहीं कहा जा सकता कि इसमें मतलब समाज कितने भागों में बटा था। इसमें जो शहर को 2 भागों में बांटा हुआ दिखाया मिलता है, जो एक उच्च भाग और एक निचला भाग। तथा जो सांस्कृतिक थे, इसके धर्म से संबंधित मूर्ति कला, धातु कला, इसकी भी जानकारी मिलती है। इसका जो अध्ययन है हम लोग जब स्थल पढ़ेंगे, इस अगले नेक्स्ट वीडियो में स्थल पढ़ेंगे, इनके प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ थे, क्या थे, तो उनके नगर की विशेषता
के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से वो विभाजित थे। नगर जो है 2 भागों में किस तरह विभाजित था। एक सिरे को जो है पूर्वी टीला कहते थे, दूसरे को पश्चिमी टीला कहते थे। और जो है निचला नगर जो पूर्वी पश्चिमी टीला था उसको दुर्ग किले के नाम से जाना जाता था। और इसके बाद में वहाँ पर जो है दुर्ग किले में जो प्रशासनिक लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, वो वहाँ पे निवास करते थे। और जो निचला जो इसका भाग था, पूर्वी टीला था, वहाँ पर जन सामान्य लोग निवास करते थे। इस सभ्यता का विस्तार कुछ इस प्रकार से था। यहाँ था उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। यहाँ था मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के तट पर। और यहाँ दक्षिण में महाराष्ट्र, दाइमाबाद गोदावरी नदी के तट पर। और यहाँ बलूचिस्तान सुत कांगेडोर दास्क नदी के तट पर। इस प्रकार से जो ये इसका क्षेत्रफल था, ये पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और ये उत्तर से दक्षिण जो था 1400 किलोमीटर विस्तृत था। और ये टोटल इसका क्षेत्रफल कुल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो अगले में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल किस प्रकार थे। बिल्कुल इमेज के साथ में पढ़ेंगे इसको, ताकि हम लोगों को अच्छे से दिमाग में ज़्यादा रटना ना पड़े या फिर ज़्यादा इसको मुश्किल ना हो समझने में। तो कुछ फिगर के साथ में इसको समझेंगे, वहाँ का स्थल किस प्रकार था और वहाँ की जो रहन सहन, कार्यकलाप, उनके प्रमुख स्थल कहाँ क्या पाया जाता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।